बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन हों तो उसको कैसे अरेंज करेंगे हम डिफरेंट सब शेल्स में और उसके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स में, ये हमने आज डिस्कस करना है। उसके लिए कौन कौन से जो बेसिक चीज़ें हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वांटम नंबर्स का हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस जो है वो डिस्कस किए हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझा था, फिर हमने एजीम्यूथल, फिर हमने जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। उन तमाम क्वांटम नंबर्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट बिहेवियर अराउंड द न्यूक्लियस चार क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल्स, स्पेस में सब शेल्स किस तरह से अरेंज हैं। जैसे पी के 3 सब शेल थे, एक्स एक्स, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इस तरह डी के 5 थे, इस तरह एफ के 7 स्पेस ओरिएंटेशन थी। फिर उसके बाद चौथा क्वांटम नंबर बताता था कि और सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सब स्पेस ओरिएंटेशंस हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं। तो आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ रिवॉल्व करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, एक ही स्पिन के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। ये हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। अब हम बात करेंगे कि अगर हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे करेंगे डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में। अब इस तरह सोडियम है, पोटेशियम है, कोई भी एटम जिसके जितने भी इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में हैं, उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं जिसको हमने मद्देनजर रखना है, जिसको हमने सामने रखना है, जिसकी बुनियाद पे हमें फिलिंग करनी है। उसके लिए कुछ 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, जिसको समझना जरूरी है, जो कि हमने क्वांटम नंबर में पढ़े हैं, उसको हम रिवाइज करने लगे हैं। पहला पॉइंट कि कोई भी ऑर्बिटल हो, एस, पी एक्स, पी वाई, डी एक्स वाई, डी जेड स्केल, मैंने ये बताया था आपको, किसी भी शेल के किसी भी सब शेल में कोई भी ऑर्बिटल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही आएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, जब ऑर्बिटल की टर्म आएगी तो उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। शेल जब कहें तो वो डिफरेंट चीज है, शेल में ज्यादा हो सकते हैं। पहले शेल में हमने पढ़ा था कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 16 है, फोर्थ शेल में 32 है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, किसी भी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मैक्सिमम 2 आएंगे। दूसरी बात, शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2n स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो पता लगाना चाहते हैं के शेल में, तो यहाँ 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2। इसी तरह सेकंड शेल एल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, तो 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। इसी तरह थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18, तो यहाँ 18 आएगा। ये आपने याद रखना है, ये करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 पुट करें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 पुट करें, एन शेल के लिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 टू द 32। तो ये आपके पास शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद तीसरी बात हमने पढ़ा था कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका फॉर्मूला एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था 2 इंटू 2l+1। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। उसके लिए फिर हमने कहा था एल की वैल्यूज क्या क्या हमारे सिलेबस में जो एटम्स के लिए यूज होती हैं वो कौन सी हैं। एल 0 होगी तो वैल्यू, तो कौन सा सब शेल होगा, एस। जब एल की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सब शेल होगा, पी। जब एल की वैल्यू 2 हो तो सब शेल कौन सा होगा, डी। एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सब शेल होगा, ये आपको याद है। और इसी तरह एफ अगर हो तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे इसमें 2, पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6। ये कहां से है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, यहाँ 0 पुट करें, 2 इंटू 0+1 तो 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ पी के लिए 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2+1 3 टू द 6 आ गया। यहाँ डी के लिए 2 पुट करें, 2 टू द 4+1 5 टू द 10। यहाँ आप एफ के लिए यहाँ पे 3 पुट करें, 3 पुट करें, 3 टू द 6+1 7 टू द 14। तो सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे
ये आपको पता होना जरूरी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो आपको पता हो कि एस में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एस में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। इस एस में कितने होंगे 2, इस एस में भी 2, इस एस में 2, यानी कि एस सब शेल किसी भी शेल में हो, चाहे फर्स्ट एस हो, सेकंड शेल में एस है, थर्ड में भी एस होता है, फोर्थ में भी एस होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। फिर पी में कितने आएंगे 6, तो यहाँ पे पी सेकंड में होता है 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो पी सब शेल चाहे सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, पी सब शेल कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला? 2 × 2l+1 फॉर्मूले से, जो कि हमने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था। इसी तरह अगर हम डी में गए तो डी के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10, और डी सेकंड शेल में नहीं होता, थर्ड शेल में होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 10 आएंगे, तो ये उससे अगले भी होगा तो 10 ही आएगा। तो डी सब शेल जहां भी हो, कम से कम तीसरे शेल से डी सब शेल स्टार्ट होता है। पी सब शेल दूसरे से स्टार्ट होता है, फर्स्ट में पी नहीं होता। एफ फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है, ये बात आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब एफ में 14 है तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह 4f के बाद 5f होगा, उसमें भी 14। तो सब शेल्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं? वो है एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। लेकिन ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है इससे कम तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसकी डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3-4 बातें याद करने के बाद कुछ रूल्स हैं। वैसे तो तरतीब ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपके सामने लिख दी है कि अगर किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर किसी एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 6 इधर आ गए, तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने चाहिए। ये तरतीब नॉर्मली ठीक होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हम करते हैं। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जब आती है हमारे पास, तो कुछ एक्सेप्शंस या डिस्टॉर्शन आती है, जिस वजह से हमें कुछ रूल्स बनाने पड़े कि किस बुनियाद पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। क्या हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं कहता हूँ मैं इसमें नहीं रखता, मैं इसमें डायरेक्ट रख देता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए। वो रूल्स क्या हैं? अफबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। इन रूल्स के तहत इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन डिफरेंट शेल्स, आगे फर्दर सब शेल्स और आगे फिर ऑर्बिटल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ शेल्स में नहीं बल्कि सब शेल्स में भी, और सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए ये 3 रूल्स हैं जो कि समझना और उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं N+L रूल, विज़वेजर्स रूल भी कहते हैं इसको। N+L रूल क्या है? N+L रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की तो बाद में बात करेंगे, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इन सब शेल्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, यानी कि सबसे कम एनर्जी वाला सब शेल पहले, उससे ज्यादा एनर्जी वाला सब शेल उसके बाद, उस ज्यादा एनर्जी वाला उसके बाद। यानी कि सब शेल्स को पहले हम 1s 2s 2p 3s 3p 3d इन सब शेल्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। वो किस बुनियाद पे करेंगे? N+L रूल की बुनियाद पे। वो क्या है N+L रूल? ये है कि आप क्या करें। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है कि उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए हमें उसके लिए n का पता होना चाहिए किस शेल में है, l का पता होना चाहिए किस सब शेल में है, m का पता होना चाहिए कि उसकी ऑर्बिटल में है, s का पता होना चाहिए उसकी स्पिन क्या है। ये 4 बातें हर इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी है। जैसे मैंने कहा था, एक शख्स के लिए हर शख्स का एड्रेस मुख्तलिफ होता है, उसका घर का नंबर मुख्तलिफ होता है, उसका मकान नंबर मतलब मुख्तलिफ होता है, मोहल्ला मुख्तलिफ होता है। तो कुछ चीज़ें सेम भी हो सकती हैं लेकिन स्पिन उसकी हमेशा मुख्तलिफ होगी, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर जरूरी है किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हमने क्या देखना है? सिर्फ n और l वैल्यू को देखना है। किसको देखना है? n और l वैल्यू। और n और l वैल्यू जो है हर सब शेल की आप आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 1s, मैंने लिखा है ये वाला 1s। अब 1s है तो जब 1 मैंने बताया था आपको कि ये वैल्यू ऑफ n होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, और s के लिए l क्या होता है मैंने आपको बताया, वो ये भी याद आपको होना चाहिए 0। तो 1 n की वैल्यू आ गई, इसमें से देख के बता सकते हैं, और s की वैल्यू l के लिए l क्या होता है 0।
इसी तरह इस 2s में n की वैल्यू क्या है 2, यहां से देख के बताना है आपने, और s की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि सेम है, s के लिए l 0 होता है। 2p, ये 2 है n, और p के लिए l क्या होता है 1, तो यहां 1 लिख दिया। इस तरह 3s, 3 इसमें क्या आएगा n, और जो s है, s को देख के आप फौरन पहचान लेंगे कि इसके l की वैल्यू 0 है। 3p, 3n आ गया, p इसका क्या होगा, इसका 1 था, इसका भी 1। 3d, 3 होगा n, और d के लिए क्या होती है l की वैल्यू 2, यहां 2 आ गया। 4s, 4n आ गया, s फिर l0। 4p, 4 आ गया n, और p फिर 1। 4 आ गया n, और d फिर आ गया 2। तो मतलब आपने हर सब शेल के लिए n की वैल्यू को अलग किया, l की वैल्यू को अलग किया, फिर दोनों को जमा कर लिया। देखो जरा, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, इनमें आप देखें सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो वो है 1s की, 1s। तो 1s सबसे पहले लिख दिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद n + l वैल्यू, नेक्स्ट हायर वैल्यू किसकी है 2s की, 2, तो वो लिख दिया 2s। इसको आप इस तरह समझ लें कि ग्रेटर का साइन लगाते हैं दरमियान में, इस तरह, ठीक हो गया। अब उसके बाद 3 वैल्यू आ गई। अब ये 3 वैल्यू 2 हैं। अब जब दोनों, हमने कहा था कि जिसकी n + l वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, n + l वैल्यूज को अरेंज करते जाओ सब शेल को। यानी कि जिसकी n + l वैल्यू सबसे कम है वो सब शेल सबसे पहले आएगा, जिसकी n + l वैल्यू उसके बाद वेरी हाई, नेक्स्ट हाई है, वो दूसरे नंबर पे आ गया, हाई एनर्जी लेवल पे। उसके बाद ये तीन, दोनों की 3 है। जब दोनों n + l वैल्यू बराबर आ जाए दो सब शेल के लिए, जब दो सब शेल्स के लिए n + l वैल्यू बराबर आ जाए, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे। आप ये देखो, ये दो बराबर है, ये दोनों से 3 है, दोनों में देखो n की वैल्यू, देखो दोनों में किसकी कम है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 2p की n की वैल्यू 2 है, और 3s की n की वैल्यू 3 है, तो 2p पहले आएगा, तो ये 2p पहले लिखा, 3s उसके बाद में लिखा। अब उसके बाद आ जाए, फिर आगे 4, ये आ गया, 3p आ जाएगा, इसके बाद ये 3p आ गया, देखें ये 3p की एनर्जी उससे ज्यादा होगी। उसके बाद अब 5 है और आगे 4 है, हमने कहा था जिसकी ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, तो 5 वाला तो पहले, ये 5 वाला, ये 4 वाला तो आ गया, इसके बाद ये भी 4 है, ये दोनों 4 है। इन दोनों में से 4 में से देखो, ये दोनों 4 में से आप कैलकुलेट करो, ये 3 है, n की वैल्यू इसकी 4 है, तो 3p पहले आएगा, ये बात तय होगी। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, तो जाहिर सी बात है 5 वैल्यू वाला बाद में आएगा, 4 वाला पहले आएगा। तो इसका मतलब है ये 3d, यहां देखें तो 3d नीचे है और 4s ऊपर है। अगर हम तरतीब देखें 1s 2s, यानी कि तीसरा शेल चौथा शेल। अब 3d अगर शेल के एतबार से देखें तो 3d इधर है, 4s ऊपर है, हायर एनर्जी पे है। लेकिन n + l वैल्यूज के हिसाब से देखें तो 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लें। वैसे तीसरा शेल पहले आता है, चौथा शेल बाद में आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि 4s is at lower energy level as compared to 3d। जिस वजह से n + l रूल हमने बनाया है कि हम पहले 4s को लिखे, 4s को पहले लिखेंगे और 3d को बाद में लिखेंगे। ये देखिए 4s पहले है, ये 4s पहले है और 3d बाद में है, क्योंकि 3d की वैल्यू कितनी है 5 और 4s की वैल्यू है 4। वैसे भी 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है। हमने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, जिस सब शेल की वैल्यू n + l की कम है वो पहले आएगा, जिसकी ज्यादा वो बाद में आएगा। तो ये 4 वाला पहले आएगा, 5 वाला बाद में चला जाएगा। अब इन दोनों 5 में से पहले कौन आएगा, ये 4 है, ये 3। तो यहां देखेंगे n और l की वैल्यू, दोनों की n की वैल्यू, यानी कि इन दोनों 5 में से बताओ 3d पहले आएगा या 4p, तो 3d पहले आएगा क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है, तो 3d पहले आया, 4p बाद में आया। क्लियर होगी बात। इस तरह आपने देखें सारे सब शेल्स को अरेंज करते जाएंगे। उसके बाद देखें, इसके बाद ये 4p आ गया, 4p के बाद 4d की वैल्यू देखें कितनी आती है, 4 + 2 6, 4 + 2 6, और इसके बाद यहां देखें 5 आ रही है नीचे जाके, 5s, 5s इसके भी ऊपर है। देखिए आप गौर करें, 5s तो 5वें शेल में होगा ना, लेकिन उसकी n + l वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो देखिए 5s पहले आ गया, 5s देखो ये 5s है,
ये 4d और 4f से भी पहले आ गया। बात समझे? अगर आप इसी तरह तरतीब लगा लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ये n+l रूल बनाया गया है। जो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स आते हैं एटम के, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं तो हमें उससे अंदाजा होता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में कि ये जो सब शेल्स की तरतीब है, जैसे हम ये लिख देते हैं कि पहले शेल का 1s है, दूसरे शेल में sp होता है, तीसरे शेल में spd होता है, ये बात तो ठीक है होते हैं, लेकिन इनकी तरतीब, इनकी जो अरेंजमेंट है वो एज इट इज ऐसे नहीं होती जैसे मैंने यहां लिखी है। वो जो अरेंजमेंट बना रहा हूं ये वाली, वो किस बेस पे आती है? n+l रूल। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इलेक्ट्रॉन, आप अगर इस तरह, या अगर मैं कहूं कि ये एटम का अरेंजमेंट इस तरह है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे आप इस हिसाब से करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले डी में रख देंगे, हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले एस में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तरतीब नहीं है, ये सब शेल्स होते अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन एनर्जी के एतबार से सब शेल्स की जो अरेंजमेंट है वो हम n+l रूल के तहत कहते हैं। और वो क्या रूल है कि n+l वैल्यू हर सब शेल की निकालने के बाद हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो जब किसी सब शेल की दो वैल्यूज बराबर आ गई तो हमने देखा n की वैल्यू किसकी स्मॉल है। जैसे कि यहाँ ये 4 और 4 दोनों की सेम है, इसका n 4 है, इसका n 3 है, तो ये 3d पहले आएगा, ये जो 3p पहले आएगा और ये 4s बाद में आएगा। सेम इसी तरह ये दोनों 5 दोनों सेम है, तो 3d पहले आएगा और ये 4p बाद में आएगा। सेम इसी तरह ये 5 अगर तरतीब से देखें इस शेल की, तो पांचवा शेल यहाँ आता है, सब शेल 5s, लेकिन ये देखें 4d से भी पहले आ जाएगा। 4d से पहले 5s क्यों आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू बनती है 5 और इसकी n+l वैल्यू बनती है 6, तो 6 वाले की n+l वैल्यू ज्यादा है, वो बाद में आएगा, कम वाला पहले आएगा। उसके बाद आ गया 5p, देखो 5p की वैल्यू क्या है। अब ये देखो, ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों में से पहले किसको लिखोगे? अब दोनों 6 है, तो मैंने कहा जब बराबर हो जाएंगे तो जिसका n छोटा है उसको देखेंगे, इसका n 4 है, इसका n 5 है, तो इसका मतलब है ये पहले आएगा 4d और 5p बाद में आएगा। ये अब आप सारे इस तरह अरेंज करके इसकी वैल्यू निकाल के आप ये सारा ऑर्डर तरतीब से लिख देंगे। ये हमारे पास एक ऑर्डर बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये सारा ऑर्डर जो है इसको याद करने का एक शॉर्टकट बताने लगा हूं आपको मैं, जो कि आपने मैट्रिक में भी शायद याद किया हो। ये इस तरह आपने निकालना नहीं है पेपर में, ये आपने जुबानी याद रखना है। लेकिन जुबानी याद रखने का तरीका क्या है, ये जो बताना, फर्ज करें ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि 3d सब शेल की n+l वैल्यू क्या है, ऑप्शन दी होगी, तो उस ऑप्शन में आप कैसे लिखोगे कौन सी ऑप्शन सही है? तो आपको पता चलना चाहिए कि 3n होता है और d के लिए l होता है 2, तो 3 + 2 5n+l वैल्यू है। फिर वो कहेगा 4p के लिए n+l वैल्यू क्या होती है, तो 4 + 1 5 होती है, आपको निकालना आना चाहिए। फिर आपको वो 4 सब शेल दे देगा कोई से, और वो कहेगा सबसे पहले सब शेल कौन सा आएगा, तो आप देखेंगे सबकी n+l वैल्यू आप निकाल लेंगे। फर्ज करें आपको वो कहता है जी ये 3p दे देता है, 3d 4s 4p, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, जिसमें n+l वैल्यू सबसे कम होगी वो आएगा। अगर सबसे कम वाली दोनों बराबर है, फिर सबसे कम n जिसका होगा वहां आएगा, वो मतलब सब शेल पहले आएगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि n+l वैल्यू के हिसाब से बताएं कौन सा सब शेल n+l वैल्यू सबसे ज्यादा रखता है, या किस सब शेल की n+l वैल्यू सबसे कम है। उसकी 4 ऑप्शन आपको दी होंगी। फर्ज करें ये देखें, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये तीनों सब शेल्स की 5 वैल्यू आ रही है। अब वो कहेगा सबसे पहले सब शेल कौन सा आएगा। अब जब सबकी वैल्यू बराबर आ रही है 5, तो आप देखेंगे n की वैल्यू किसकी सबसे कम है, तो वो 3d सबसे पहले आ जाएगा। इसी तरह ये 4 है, ये भी 4 है, इस तरह ये 6 देख ले, ये 6 है, ये भी 6 है, इस तरह इन दोनों में से कौन सा आएगा पहले, 4d पहले आएगा जिसका n छोटा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे पास इसका शॉर्टकट क्या है, क्या आप पेपर में अगर n+l रूल पूछे तो आप ये सारा करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप हर एक की n+l वैल्यू ज्यादा निकालेंगे? नहीं नहीं बेटा, आपने इसको डायरेक्ट याद करना है। उसको डायरेक्ट याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। वो क्या है, इस ऑर्डर को मैं आपको जुबानी याद करवा देता हूं, 1 मिनट लगेगा और आपको ये याद हो जाएगा। कैसे, आप देखें कि ये मेरे पास एस है ना, तो आपने इसको एक फिक्रा याद रखना है, स्कूल स्कूल, क्या याद रखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल,
फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। क्यों याद हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बहुत आसान है, ये आपने हो सकता है 9th में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में याद किया हो। तो क्या है, इस पूरे ऑर्डर को हम इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसका तरीका है कि समझ लें ये ऑर्डर याद होना क्यों जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके बगैर हम कर ही नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर नहीं करेंगे तो छठा चैप्टर हमें समझ नहीं आएगा, सेकंड ईयर में भी सारे कंसेप्ट हमें समझ नहीं आएंगे। तो इस ऑर्डर को हमने पहले समझा कि ये आया कैसे है, N+L रूल के तहत, विज-वेजर्स रूल के तहत। लेकिन उसके बाद हमने इसको याद रखने के लिए ये टोटका, ये शॉर्टकट मैंने बताया आपको, क्या स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, यहां तक हमें जरूरत पड़ती है नॉर्मली। अब इसमें कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे बताएं। कोएफिशिएंट लिखने का तरीका याद रख लें। एस को हमेशा 1 से शुरू करना है क्योंकि एस पहले शेल से शुरू होता है। तो यहां एस के साथ देखिए आप 1, ठीक है, इधर आपको मैं लिखता हूं एस के साथ 1, और इस एस के साथ 2, फिर अगले एस के साथ 3 तीसरे शेल का, ये चौथे शेल का, और ये 5वें शेल का, और ये छठे शेल का, और ये 7वें शेल का। यानी कि एस की जो कोएफिशिएंट है उसको 1 से शुरू करना है आपने। अब पी देखो पहले में तो है नहीं, पी सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, तो पी जो फर्स्ट पी है इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p और ये 6p, ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी के साथ। अब डी सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, तो डी जहां से आता है उसको थर्ड से शुरू करेंगे। तो ये डी है, इसको 3d, ये आ जाएगा 4d, और ये आ जाएगा 5d। याद हो गया कि नहीं? कितना आसान है। अब एफ सब शेल चौथे शेल से शुरू होता है, तो जहां भी एफ आए उसके साथ 4 लगा दे। तो ये आपको स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल से ये पूरा ऑर्डर याद भी हो गया, और उसका कोएफिशिएंट कैसा होगा उसको याद करने का भी सिंपल तरीका है। एस को 1 से शुरू कर देना है तरतीब से 1 2 3 4, और पी को 2 से शुरू करना है, डी को 3 से शुरू करना है, एफ को 4 से शुरू करना है। इसको याद रखना बड़ा जरूरी है कि 1p इज नॉट पॉसिबल, 2d इज नॉट पॉसिबल, 3f इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 4f पॉसिबल होता है। इसलिए आपने याद रखना है कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये N+L रूल से जो ऑर्डर आया उसकी ये तरतीब आपने याद रखनी है। इस तरतीब को जो कि किस बेस पे बनाई है, N+L वैल्यूज फाइंड करने के बाद उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और जब N+L वैल्यू बराबर आई दो सबशेल की तो उसको पहले लिखा जिसकी n की वैल्यू स्मॉलर है, कम है, जिसका प्रिंसिपल काउंटर नंबर कम है। तो ये हमने सबशेल्स को अरेंज कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स होंगे, अफबाफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।